Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express explained section. और सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करते हैं. तो पहला जो आया था वो आया था व्हाट आर द रीसेंट चेंजेस इन कतारी लेबर लॉज. ठीक है, तो अभी दो लॉज चेंज किए कतार ने. फर्स्ट इज़ दैट दे हैव स्क्रैप्ड रूल्स रिक्वायरिंग माइग्रेंट वर्कर्स टू टेक देयर एम्प्लॉयर्स परमिशन बिफोर चेंजिंग जॉब्स. तो ये कफाला सिस्टम होता है, उसमें अगर कोई भी माइग्रेंट वर्कर अपनी जॉब चेंज करना चाहे तो उसे अपने एम्प्लॉयर की परमिशन लेनी होती है. ओके. और दूसरा लॉ जो अभी कतर लेकर आए वो उन्होंने मिनिमम वेज जो है लेबर का वो राइज कर दिया मंथली वेज को एट अबाउट $274. ठीक है, तो 25% से ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है. ओके. तो कफाला सिस्टम फिर से देख लेते हैं लेबर लॉ के बारे में. दो इट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट माइग्रेंट वर्कर्स नीडेड टू गेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स. वही अपनी जॉब चेंज करने से पहले आपको अपने पिछले एम्प्लॉयर का NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था. ओके. और अब क्या है कि अब आपको केवल 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा अगर आपने 2 साल से कम काम किया है, यानी द वर्कर्स हैव वर्कड फॉर लेस देन 2 years तो दे हैव टू गिव अ नोटिस पीरियड ऑफ 1 month. और अगर 2 साल से ज़्यादा काम किया है तो दे हैव टू गिव अ नोटिस पीरियड ऑफ 2 months. ओके. और सेकेंड रिफॉर्म मैंने आपको बता दिया 25% मिनिमम वेज या 1000 कतारी रियल्स, और उसके अलावा एडिशनल 300 कतारी रियल्स फॉर फूड एंड 500 फॉर अकोमोडेशन. ओके. और इनको क्यों चेंज किया गया है ये रीज़न जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी कतर जो है वो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है. एंड वही है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन वगैरह रहेगी और उनकी पूरी नज़र रहेगी. सो द कंट्री हैज़ बीन फेस्ड फ्लैग फॉर इट्स लेबर लॉज. अपने लेबर लॉज के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हैं और माइग्रेंट लेबर्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए. ओके. तो इस स्टेप को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने हेल किया है, और ये भी नोट किया है कि कतार जो है वो ऐसी पहली कंट्री है इस रीजन में जिसने कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को डिसमेंटल किया है. और कफाला सिस्टम केवल कतार में नहीं था, ये गल्फ रीजन में पूरे में कॉमन है. और वर्कर्स जो हैं उनको स्पॉन्सर चाहिए होता है, उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है अपने एम्प्लॉयर्स से, और फिर उनके एम्प्लॉयर्स ही जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वीज़ा एंड लीगल स्टेटस. ओके. नाउ सेकंड इज एक्सप्लेन सेक्शन में ही था व्हाट इज़ द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या विकास बटालियन. ठीक है, तो अभी एक्चुअली में न्यूज़ थी कि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट है या विकास बटालियन है वो इंस्ट्रूमेंटल रहे इन ऑक्यूपाइंग सम की हाइट्स इन द LAC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है विद चाइना लद्दाख में. वहाँ पे कुछ मेजर हाइट्स वगैरह जो हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया है विकास बटालियन ने, जो कि यूनिट्स है SFF की. ठीक है. एंड दिस वाज टू थॉट एनी ऑक्यूपेशन बाय द चाइनीज ट्रूप्स. ओके. तो इनके बारे में देख लेते हैं ये क्या है और हिस्टोरिकली क्या रहे हैं. तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है इनको रेस किया गया था इन दी इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ 1962 सीनो इंडिया वॉर. ठीक है, जो चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था 62 में, उसके बाद में इनको रेस किया गया था. और ये कोवर्ट आउटफिट थी जो उस टाइम पे केवल तिब्बतन्स को रिक्रूट करती थी, और अभी वैसे गोरखा और तिब्बतन्स दोनों हैं. और इनिशियली इसका नाम था एस्टैब्लिशमेंट 22. और एस्टैब्लिशमेंट 22 क्यों था, क्योंकि इसे रेस किया था मेजर जनरल सुजान सिंह उबान ने, जो कि आर्टिलरी ऑफिसर थे और 22 माउंटेन रेजिमेंट को कमांड करते थे. सो बिकॉज ऑफ दिस 22 माउंटेन रेजिमेंट उन्होंने अपनी रेजिमेंट के नाम पे ही फिर इसको फोर्स को नाम दिया था एस्टैब्लिशमेंट 22. और बाद में इसका नाम फिर रख दिया था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. और अब ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है और इसको हेड करते हैं इंस्पेक्टर जनरल, जो कि आर्मी ऑफिसर होते हैं ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल. ठीक है. और जो यूनिट्स होती हैं SFF की उनको विकास बटालियंस कहते हैं. और SFF यूनिट्स जो हैं वो वैसे आर्मी की पार्ट नहीं है, लेकिन दे फंक्शन अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी. ओके. Now third is that the Pinaka missile system that will be deployed along India's borders with China and Pakistan. ठीक है. तो पिनाका क्या है, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि
12 रॉकेट्स को फायर कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 44 सेकेंड्स। ओके, और एक बैटरी जो है पिनाका सिस्टम की, उसमें 6 लॉन्च व्हीकल्स होते हैं और साथ में लोडर सिस्टम, रडार लिंक्स वगैरह रहते हैं। और इसका जो मार्क 1 वर्जन आया था पिनाका का, उसका रेंज था 40 किलोमीटर और मार्क 2 का जो है रेंज है वो 75 किलोमीटर्स है। और कई सारे इसके अभी टेस्ट किए गए हैं DRDO द्वारा, खासकर अभी पोखरान वगैरह पे भी। और मार्क 2 वर्जन जो इसकी खासियत ये है कि इट इज़ मॉडिफाइड एज अ गाइडेड मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है। और जो नेविगेशन है इसका, इट इज़ लिंक्ड विद दी IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है हमारा, यानी हमारा खुद का जो GPS वाला ये सिस्टम है, उसके साथ इसको लिंक किया गया है। तो वैसे जो रॉकेट्स होते हैं वो आर्टिलरी गन्स के कंपैरिजन में कम एक्यूरेट होते हैं, लेकिन अब क्योंकि इसके मार्क 2 वर्जन में हमने गाइडेड मिसाइल सिस्टम कर दिया, गाइडेंस नेविगेशन डाल दिया है, तो इस वजह से अब वो एस्पेक्ट भी अब उसका हम कर चुके हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू PIB, इंडियन पावर मार्केट गोज ग्रीन। तो यूनियन पावर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM इन इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है इट विल प्लेटफॉर्म, ये जो है इट विल लेसन द बर्डन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स, और उनको इंसेंटिवाइज करेगा कि वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करें। ओके, और इसके साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी मर्चेंट कैपेसिटी एडिशन है वो भी प्रमोट होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स भी अचीव हो पाएंगे। ओके, एंड GTAM प्लेटफॉर्म विल लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी इसमें बढ़ेंगे, और बायर्स को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा थ्रू कॉम्पिटिटिव प्राइसेस और ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल प्रोक्योरमेंट। एंड इट विल ऑल्सो बेनिफिट द सेलर्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेलर्स हैं उनको भी एक्सेस मिलेगा टू पैन इंडिया मार्केट। ओके, अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने डिस्कवर किया वन ऑफ द फार्देस्ट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, और जो इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसेट। ठीक है, इट हैज़ उसने ये डिटेक्ट किया है एक्सट्रीम UV लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी जो कि 9.3 बिलियन ईयर्स अवे थी अर्थ से, और इस गैलेक्सी का नाम है AUDFS01। ओके, इसको किसने डिटेक्ट किया है? एस्ट्रोसेट ने। दैट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ओके, नाउ असुर ट्राइब न्यूज़ में थी तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो असुर जो है इट इज़ अमंग द 9 PVTG ग्रुप्स ऑफ झारखंड। ठीक है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 9 हैं झारखंड में, उनमें से एक है, और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक के ओरिजिन में, और झारखंड के अलावा ये बिहार, वेस्ट बंगाल के पॉकेट्स में भी पाए जाते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये करीब 22,459 थे झारखंड में, और 4129 थे बिहार में। और असुर जो हैं दे क्लेम टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ महिषासुर। तो ये मतलब वही लेजेंड के अकॉर्डिंग ही बफलो डेमन थे महिषासुर, जिनको गॉडेस दुर्गा ने किल किया था आफ्टर अ स्पिरिटेड फाइट लास्टिंग 9 नाइट्स। ठीक है, और इसी माइथोलॉजी की वजह से हिंदू माइथोलॉजी की वजह से 9 दिन का दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। और लेकिन जो असुर हैं वो महिषासुर दशैन सेलिब्रेट करते हैं, इसमें ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी। और इट इज़ अ पीरियड ऑफ मोर्निंग जिसके टाइम पे वो ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं। ओके, और ये दूसरे फेस्टिवल्स कौन से सेलिब्रेट करते हैं? प्लीज़ रिमेंबर असुर ट्राइब्स ऑल्सो सेलिब्रेट सरहुल कर्मा, धनबुनी, कदिलता, रजकर्मा एंड दशहरा करम। ओके, नाउ अफ्रीकन बाओबाब ट्री। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी एक स्टडी हुई है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स की जर्नल में थी ये, कि जो अफ्रीकन बाओबाब है उसमें 168 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, पहले ये पता था 96 166 होते हैं। और तो ये स्टडी क्या है, ये जेनेटिक कंजर्वेशन एफर्ट्स में यूज़फुल रहेगी। तो बाओबाब जो होते हैं वो डेसिडुअस ट्रीज़ होते हैं, और इनकी हाइट 5 से 20 मीटर की होती है,
और डेसिडस फॉरेस्ट जो वेजिटेशन होता है इट बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रॉड लीफ ट्रीज जो कि एक सीज़न में अपने सारे लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है। जो अफ्रीकन बाओबाब है वो इट इज़ वन ऑफ द 9 स्पीशीज ऑफ बाओबाब और ये नेटिव है टू मेनलैंड अफ्रीका, ओके। ये अफ्रीकन सवाना में भी पाया जाता है। और अफ्रीकन सवाना इकोसिस्टम जो है वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जिसका जो टेम्परेचर वगैरह रहता है वो पूरे साल थोड़ा गर्म ही रहता है एंड इट हैज़ हाईएस्ट सीजनल रेनफॉल इन द समर, ओके। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रासेस, ग्रासलैंड ग्रासेस वगैरह से कैरेक्टराइज किया जाता है और स्मॉल डिस्पर्स ट्रीज होते हैं जो कि क्लोज्ड कैनोपी फॉर्म नहीं करते हैं, ओके। कैनोपी क्या होती है, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप देखते हो कि फॉरेस्ट जो होते हैं ऊपर से पूरी कैनोपी यानी क्राउन टाइप का बना लेते हैं, पूरा ढक जाता है, ओके। काफ़ी क्योंकि वो क्लोज रहते हैं तो सनलाइट नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, पर इसमें क्या होता है डिस्पर्स्ड होते हैं तो सनलाइट पूरी नीचे तक आती है, ओके। और ये जो ओल्डेस्ट नोन एंजियोस्पर्म ट्री है अभी नामीबिया में, इसकी जो एज है वो करीब 1275 ईयर्स है। और इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि एक सक्यूलेंट है, यानी कि रेनी सीजन में ये पानी को एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है अपने वास्ट रंग में, और फिर जब ड्राई सीजन होता है और आसपास पूरा ड्राई और एरिड रहता है तो उस टाइम पे इट प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रिएंट डेंस fruit. So that is why it is known as the tree of life. And that was all from PIB and Indian Express. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।